हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हाई लेवल स्टडी आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले थर्मल पावर प्लांट के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। हम थर्मल पावर प्लांट किसे कहते हैं, पीपीए यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स सेमेस्टर का नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट। आइए हम जानते हैं थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इसमें क्या क्रिया विधि होती है, कैसे हम इसमें इसका यूज करते हैं। तो सब जो दोस्तों जानकारी जानेंगे, एक से लेकर A to Z जानकारी जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम दोस्तों, तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, आइए चलते हैं हम। सबसे पहले इसमें क्या होता है, कोयल फ्यूल यानी कि कोयले का यानी जो ईंधन होता है हमारा क्या होता है, कोयला होता है। उसके बाद फ्यूल रूम होता है, फ्यूल रूम में जिसमें हम कोयलों क्या करते हैं, जलाते हैं। फ्यूल रूम में हम कोयलों क्या करते हैं, जलाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हीट हमें मिलती है, क्या मिलती है, हीट मिलती है। हीट के बाद हम इसे क्या करते हैं, बॉयलर में फीडबैक देते हैं, यानी बॉयलर के द्वारा हम वेपर में से हीट को क्या करते हैं, इसमें हम वेपर में बदलते हैं। यानी कि वाटर किस में बदलते हैं, वेपर में बदलते हैं, यानी वेपर मतलब वाष्प में बदलते हैं। थर्मल पावर प्लांट को हम जानते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस वेपर को हम नोजल पर भेजते हैं। जो है नोजल क्या करता है, इसे काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। काइनेटिक एनर्जी के बाद यहाँ क्या किस में भेजता है, टरबाइन पे भेजता है। टरबाइन क्या करती है, जो होती है वो हमारा किस में जुड़ा होता है, डायनमो से जुड़ी होती है। और डायनमो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें देता है। आइए हम जानते हैं आगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हम A to Z जानकारी आप लोगों को देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट होता है जिसमें शक्ति की प्राप्ति कोयले का दहन कराकर करते हैं। जिसमें शक्ति की प्राप्ति किससे करते हैं, कोयले का दहन कराकर करते हैं। और इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। इसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, निम्नलिखित दोस्तों आइए जानते हैं, A to Z जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कोयले की प्राप्ति हेतु तथा दहन कक्ष में भेजने के दौरान प्रयुक्त चरण, यानी कि जो कोयले की प्राप्ति होती है तो उसे दहन कक्ष तक भेजा जाता है। उसके बाद कोयले से प्राप्त ऊष्मा को भाप बनाने हेतु चरण, यानी कि जो कोयले से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे क्या करते हैं, उसे भाप बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। प्राप्त भाप को, यानी जो उसे भाप प्राप्त होती है हमारी, उसे नोजल में भेजकर वेग ऊर्जा को, यानी कि नोजल में भेजकर वेग को बढ़ाने का चरण होता है। वेग किसमें, वेग को बढ़ाया जाता है। और बढ़ी हुई वेग ऊर्जा के द्वारा टरबाइन को बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यानी बढ़ी हुई वेग ऊर्जा द्वारा टरबाइन को बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और हम जानते हैं प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनमो द्वारा परिवर्तित हेतु प्रयुक्त चरण, यानी कि उसके बाद जो प्राप्त एनर्जी होती है उसको डायनमो द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर लिया जाता है। आइए हम आगे जानते हैं। तो पहले चरण के बारे में पढ़ते हैं, ईंधन की प्राप्ति तथा दहन कक्ष में भेजने के दौरान प्रयुक्त चरण, यानी कि ईंधन की प्राप्ति तथा दहन कक्ष में भेजने के दौरान प्रयुक्त चरण। सबसे पहले क्या होता है, फ्यूल डिलीवरी सोर्स, यानी फ्यूल डिलीवरी क्या होता है, सोर्स होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अनलोडिंग करते हैं। उसे क्या करते हैं, अनलोडिंग करते हैं। यानी फ्यूल डिलीवरी सोर्स, जहाँ कि हम फ्यूल को निकालते हैं, कोयला जिस खदान से हम निकालते हैं, जहाँ से हम कोयले को प्राप्त करते हैं, जहाँ से हम कोयला निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्यूल डिलीवरी सोर्स कहते हैं। उसके बाद वहाँ पे अनलोडिंग किया जाता है। अनलोडिंग किया जाता है यानी गाड़ियों में लादा जाता है फ्यूल को। उसका प्रिपरेशन की जाती है, उसकी प्रिपरेशन किया जाता है, यानी कि उसको लादा जाता है, भैया से उसको बांधा जाता है, उसकी प्रिपरेशन की जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र किया जाता है। उस फ्यूल को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आते हैं आउटडोर स्टोरेज, फिर उसे बाहर भेज दिया जाता है। वो बाहर भेज उसे स्टोरेज कर दिया जाता है। फिर कन्वर्ट स्टोरेज, यानी फिर कन्वर्ट स्टोरेज में भेज दिया जाता है। फिर इनपेंशन हैंडलिंग, यानी फिर उसे हाथ के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब उसे तोड़ा जाता है। फिर वेट एंड मेजरिंग, फिर उसका वेट किया जाता है। फिर फायरिंग फर्नेसेस, उसमें क्या कहते हैं, भट्टियों में भेजा जाता है फ्यूल को। ठीक है दोस्तों, आइए हम जानते हैं आगे फ्यूल डिलीवरी क्या होता है। तो सबसे पहले फ्यूल डिलीवरी होता है कि खादानों से, यानी खादानों से कोयले को प्राप्त करके पावर प्लांट में भेजना ही फ्यूल डिलीवरी कहलाता है। यानी कि जो कोयला प्राप्त होता है उसे खादानों से उसे पावर प्लांट तक भेजना ही क्या कहता है, फ्यूल डिलीवरी कहलाती है। फ्यूल डिलीवरी के मुख्य रूप से ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। फ्यूल डिलीवरी में क्या किया जाता है, मुख्य रूप से ट्रेन का प्रयोग किया जाता है तथा जहाज और ट्रक द्वारा भी किया जाता है। जहाज और ट्रक द्वारा भी इसे किया जाता है। उसका क्या है, अनलोडिंग। अनलोडिंग हमारा क्या है, अनलोडिंग है। उसको अनलोडिंग किसे कहा जाता है जानते हैं, यानी कि पावर प्लांट में कोयला ट्रेन या जहाज़ द्वारा आता है। जो पावर प्लांट में कोयला आता है वो ट्रेन या जहाज़ द्वारा आता है।
तो इसे उतारने हेतु हमें क्रेन, ब्रकेट, डैम्पर आदि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्रिपरेशन की जाती है। इसकी प्रिपरेशन में हमारा क्या है, तो अनलोडिंग करने के बाद कोयले को तोड़ना तथा उससे चुंबकीय कण को अलग करना तथा एक नियत साइज में, यानी क्या होता है अनलोडिंग करने के बाद कोयले को तोड़ना, यानी कि अनलोडिंग करने के बाद कोयले को क्या करते हैं, तोड़ते हैं तथा उसमें चुंबकीय कण को अलग करना, उसमें चुंबकीय कण जो होते हैं उसको अलग किया जाता है तथा एक नियत साइज में ही कोयले को क्या करते हैं, एक नियत साइज में कोयले को तोड़कर या तोड़ना तैयारी कहलाती है। उसे नियत साइज में तोड़ना क्या कहते तैयारी कहलाती है। उसके बाद इसको तोड़ने के लिए क्रशर, यानी इसको तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्रशर का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेटर, यानी कि जो मैग्नेट को अलग करता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर कहते हैं। साइजर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसे ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। कोयले को प्रिपरेशन के बाद उसे पावर प्लांट में भेजने के लिए बेल्ट कन्वेयर प्रयोग करते हैं, यानी कि कोयले को प्रिपरेशन के बाद उसे पावर प्लांट में भेजने के लिए, बेल्ट कन्वेयर का प्रयोग करते हैं, जो कोयले को एक ओर उठाता है और दूसरी ओर क्या करता है, डिलीवर करता है। जो कोयले को क्या करता है, एक ओर उठाता है और दूसरी ओर क्या करता है, डिलीवर करता है। उसके बाद दोस्तों आउटडोर स्टोरेज क्या होता है, हम जानते हैं आउटडोर स्टोरेज के बारे में। तो ट्रांसफ़र के बाद प्राप्त कोयले को एक निश्चित स्थान पर नियंत्रित किए जाते हैं, जिससे हम आउटडोर स्टोरेज का निर्माण करते हैं, इसके लिए बुलडोजर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कवर्ड स्टोरेज, यानी जो स्टोरेज होता है जहाँ पे फ्यूल को हम इकट्ठा करते हैं। दोस्तों जो फ्यूल होता है उसको हम जहाँ इकट्ठा करते हैं, यानी कि इसमें आउटडोर को कवर किया जाता है, जिससे कोयला में नमी तथा अन्य अवयव सम्मिलित ना हो, यानी कि इसे अच्छी तरह से पन्नी से या किसी तरीके से कवर कर दिया जाता है। तो इसमें जो बाहरी धूल के कण हैं आदि गंदगी होती है वो अंदर, या नमी है अंदर नहीं आने पाती है। तो इसलिए इस बीस या बंकर का प्रयोग करते हैं इसे, यानी कि स्टोरेज करने के लिए बंकर, यानी ज़मीन में गड्ढा खोद कर इसका प्रयोग इसमें वहाँ पे रख दिया जाता है। उसके बाद इनपुट हैंडलिंग संयंत्र के अंदर कोयला पहुँचाने के लिए या कंबशन चैम्बर में, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कंबशन चैम्बर होगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, बी है। कंबशन चैम्बर में क्या करते हैं, इसको चैम्बर तक कोयले को भेजने के लिए इन प्लांट हैंडलिंग का उपयोग किया जाता है। इससे छोटे छोटे कन्वेयर प्रयोग किए जाते हैं, इससे क्या कहते हैं, छोटे छोटे कन्वेयर क्या कहते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। वेट एंड मेजरिंग, कोयले को जो होता है उसे वेट और मेजरिंग किया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, कोयले को एक निश्चित माप तथा आकार प्रदान करके, यानी कोयले को एक निश्चित माप तथा आकार प्रदान करके दहन कक्ष में भेजते हैं। दहन कक्ष में क्या करते हैं, भेजते हैं, जिससे दहन अच्छे से हो सके तथा कोयले के सभी पार्टिकल्स जल सके, कोयले के समस्त पार्टिकल क्या कर सकें, जल सकें, ठीक है दोस्तों, और जल सके। इसे माप तौल करके हेतु स्केल, कूल, मीटर, कोयले की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापने हेतु सिंपल आदि का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी क्रियाएं करने के बाद कोयले का दहन किया जाता है। कोयले का क्या किया जाता है, दहन किया जाता है। आइए हम जानते हैं कुछ चक्र के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं रैंकाइन साइकिल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हम आगे अगला जानते हैं रैंकाइन साइकिल क्या होता है दोस्तों, रैंकाइन साइकिल जानते हैं हम। स्टेम, क्या हमारा स्टेम, ये हमारी क्या है, भाप, क्या है, ये भाप है हमारी। जो भाप होती है, यहाँ बॉयलर होता है, जब बॉयलर में कोयले को जलाया जाता है तो बॉयलर से क्या निकलती है, स्टीम निकलती है, वाष्प निकलती है, जो कि यहाँ पे फ्यूड वाटर होता है। फ्यूड वाटर किसमें, बॉयलर में जाता है। जो हमारा फ्यूड वाटर है, ये फ्यूड वाटर जो कहाँ जाता है, पहले बॉयलर में जाता है। बॉयलर से इसे किस में, वाष्प में बदलते हैं। वाष्प में बदलने के बाद इसे किस में, टरबाइन में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, टरबाइन भेजते हैं, और फिर टरबाइन से इसे क्या करते हैं, जनरेटर में भेजते हैं। जनरेटर क्या होता है, चलता है हमारा, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देता है। और यहाँ पे क्या हमारा कंडेंसर लगा होता है। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ फिगर आपको समझ में आ गया होगा, और इसी फिगर के आधार पर हम इसकी परिभाषा देते हैं। नीचे तरह से देखते हैं। जो रैंकाइन चक्र थर्मल पावर प्लांट को चलाने का मुख्य चक्र होता है। जो रैंकाइन चक्र होता है, इसके द्वारा ही
पावर प्लांट को हम इसी चक्र के द्वारा पावर प्लांट को ही हम चलाते हैं। जिससे पावर प्लांट को चलाया जाता है, इस चक्र में सर्वप्रथम कोयला जलाकर हीट प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कोयला जलाकर हम हीट को प्रदान करते हैं तथा इससे प्राप्त हीट को बॉयलर में भरी पानी को प्रदान करते हैं। इससे प्राप्त हीट को क्या करते हैं? बॉयलर में भरी पानी को प्रदान करते हैं। बनी भाप को टरबाइन में देते हैं। बनी भाप को क्या करते हैं? टरबाइन में देते हैं, जिससे टरबाइन तेज़ी से घूमता है। जिससे टरबाइन क्या होता है? तेज़ी से घूमता है। और तथा टरबाइन के रोटेशन से, टरबाइन जो क्या करते हैं? रोटेशन से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? प्राप्त होती है, जिसे डायनमो के शाफ्ट पर फिट कर दिया जाता है। जिसे डायनमो के क्या करते हैं? शाफ्ट पर क्या कर दिया? फिट कर दिया जाता है, जहाँ मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है? रूपांतरित होती है। टरबाइन में से बची भाप कंडेंसर से गुजारते हैं। टरबाइन में जो बची भाप होती है उसे कंडेंसर में क्या करते हैं? गुजारते हैं, जहाँ पर कंडेंसर क्या होता है? जहाँ पर कंडेंसर हमारा कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर को पानी में परिवर्तित करता है। कंडेंसर में किससे परिवर्तित करता है? पानी में परिवर्तित करता है। पंप की सहायता से पानी को पुनः बॉयलर में क्या करते हैं? भरा जाता है। क्या कहते हैं? भरा जाता है। बॉयलर में पानी भरा जाता है। बॉयलर में पानी के लेवल को संतुलित करने के लिए वाटर स्टोरेज की सहायता ली जाती है। यानी कि बॉयलर में जो पानी को संतुलित करने के लिए वाटर स्टोरेज की सहायता ली जाती है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है। यही चक्र क्या होता है? बार बार दोहराया जाता है। आइए हम जानते हैं रैंकाइन रीहीट साइकिल। ठीक है दोस्तों, रैंकाइन रीहीट साइकिल के बारे में जानते हैं। इसमें क्या क्या है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, इसके में ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं रैंकाइन रीहीट साइकिल। तो यहाँ पे देखिए, इसका फिगर पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? हमारा फीड वाटर पंप होता है, जहाँ से हम वाटर को बॉयलर में सप्लाई देते हैं। यानी कि ये हमारा फीड वाटर पंप है। यहाँ से जो वाटर होता है कहाँ जाता है? बॉयलर में जाता है। बॉयलर से हम क्या करते हैं? वो उससे जो वाष्प यानी जो वाटर होता है उसे हम किस में बदलते हैं? वाष्प में बदलते हैं। और वह वाष्प जो होता है दोस्तों, वाष्प को पुनः हम रीहीट करते हैं। रीहीट मतलब उस वाष्प को और शुष्क करके हम यूज करना चाहते हैं। यानी कि उसको हम और शुष्क करते हैं, जिसे हम और शुष्क करके, यानी कि रीहीट का मतलब क्या होता है? उसे दोबारा हीट करके उसे और शुष्क करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? टरबाइन में भेजते हैं। और टरबाइन में भेजने के बाद पुनः उसे कहाँ भेज देते हैं? जनरेटर भेज देते हैं। जनरेटर क्या होता है हमारा? जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और यह जनरेटर कहाँ पे? कंडेंसर से जुड़ा होता है। और जो हमारा वाष्प होता है, इन टरबाइन चलने के बाद जो हमारा वाष्प होता है वापस जल बन के कंडेंसर में आ जाता है, पुनः वाटर स्टोरेज हम कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? वाटर स्टोरेज। और इस वाटर को पुनः हम यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। आइए इसके हम जानते हैं। रैंकाइन रीहीट साइकिल में सभी प्रोसेस रैंकाइन की भांति होते हैं, कि जो पिछला हमने प्रोसेस आपको बताया था उसी की भांति ही सब ये होता है। परंतु क्या होता है दोस्तों? परंतु हमारा क्या होता है? इसमें बॉयलर से निकली भाप को और अधिक ड्राई कर दिया जाता है। ड्राई करने के लिए रीहीटर का प्रयोग, यानी इसे ड्राई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीहीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे भाप अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? अत्यधिक मात्रा में शुष्क हो जाती है। इससे भाप को शुष्क होने में निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या लाभ प्राप्त होता है? शुष्क होने से शुष्कता गुणांक क्या होता है? बढ़ जाता है। शुष्क होने से क्या होता है? शुष्कता गुणांक क्या होती है? बढ़ जाती है। और टरबाइन की ब्लेड संक्षारण होने से बचती है। जो टरबाइन की ब्लेड होती है उसमें जितना कम वाटर रहेगा उसमें अधिक कम जंग लगेगा, जिससे संक्षारण होती है होने से बचती है। और टरबाइन से निकली पावर की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। जो अधिक अगर शुष्क ज़्यादा होगी वाष्प तो उसमें ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और वह प्रेशर से और अधिक पावर क्या होगी? जनरेट होगी। रैंकाइन इसे नोट क्या है दोस्तों? रैंकाइन की रीहीट साइकिल में पावर प्लांट की दक्षता क्या होती है? बढ़ती नहीं। इसमें पावर प्लांट की दक्षता नहीं बढ़ती है। इफिशियंसी पावर प्लांट बराबर क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। इफिशियंसी पावर प्लांट बराबर डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एडेड। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आप लोग रट लीजिए। उसके बाद हम जानते हैं रैंकाइन रीहीट साइकिल में इफिशियंसी घट सकती है, बढ़ सकती है, बढ़ती है तथा स्थिर भी रह सकती है। अर्थात डब्ल्यू नेट बराबर डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी, यानी कि टरबाइन पर भार बराबर पंप पर भार। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पर टरबाइन का यानी कि WT बढ़ता है, जिससे W नेट की मात्रा बढ़ती है। यानी कि टरबाइन का WT क्या होता है, बढ़ता है, जिससे कि W नेट की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। परंतु Q एडेड या दी गई ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे इफिशियंसी बढ़ सकती है, घट या स्थिर भी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पुनर्योजित रैंकिंग चक्र के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि आगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या है, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग समझ में आ गए तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।